नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से आदि कैलाश का दौरा किया है, वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि ये जो भीड़ है वो वहां के इकोसिस्टम पे अनावश्यक दखल तो नहीं दे रही है, वहां के पर्यावरण पे कहीं विपरीत असर तो नहीं डाल रही है। क्या हमें वहां पर कंट्रोल टूरिज्म को आगे बढ़ाना होगा? क्योंकि हाल ही में एक दल गया था वहां पर, उनके साथ थे एक रिसर्च स्कॉलर। जब उन्होंने ये जिक्र मुझसे किया तो मुझे लगा ये बात जनता जनार्दन के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम से खिलवाड़ करेंगे तो उसके नुकसान हमें ही झेलने होंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, भूगोलवेता हैं, डॉक्टर हरेंद्र रावल, जो एक दल के साथ वहां पर गए थे और उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई हैं। डॉक्टर रावल, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। मैं चाहता हूं जो अनुभव आपने वहां जाके महसूस किया वो आप हमारे दर्शकों से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद भट्ट जी। हम बैजनाथ से और आदि कैलाश के लिए 10 अक्टूबर को एक 10 सदस्यीय दल का आदि कैलाश भ्रमण के लिए निकले थे। जी। तो 10 तारीख के रात्रि को हमारा दल का विश्राम धारचूला में हुआ और 11 तारीख को वहां से पास लेकर के आगे की ओर हमने प्रस्थान किया। इस यात्रा में हम लोगों ने देखा कि जो मूलभूत सुविधाएं इस यात्रा के मार्ग पर हैं, लेकिन जो यात्रा मार्ग है वो काफी रोमांचक भी है और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। और यात्रियों के लिए सभी स्थानों पर, सभी पड़ावों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो मुख्य यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो यात्रा मार्ग है वो पूर्ण रूप से सड़क से जुड़ा हुआ है। आदि कैलाश तक सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और ओम पर्वत तक की यात्रा भी सड़क मार्ग से की जा सकती है। और इस मार्ग पर जब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ड्राइविंग के लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता है और कई जगह पर यात्रा मार्ग बहुत जटिल भी है, तो वहां पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जो आपने मुझसे कहा कि ज्यादा भीड़ का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है और कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये आपको फीलिंग कैसे आई? हिमालय हमारे लिए एक मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, हमारे इकोसिस्टम के लिए और हमारे जो कृषि के लिए, हमारे सांस्कृतिक वातावरण के लिए, हमारे प्राकृतिक वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। बिल्कुल। जब से भारत के प्रधानमंत्री जी का जो आदि कैलाश का यात्रा हुआ, तो उसके बाद आदि कैलाश की ओर पर्यटकों का रुझान लगातार बढ़ते जा रहा है। और ग्लेशियर बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहां पर संवेदनशील पर्यटकों के लिए ही यहाँ पर आवागमन होना बहुत जरूरी है। आदि कैलाश और ओम पर्वत दो ऐसे पर्वतीय पर्यटक क्षेत्र हैं जहां पर पूर्ण रूप से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और गाड़ियों के लगातार बढ़ने के कारण लोग अपने निजी वाहनों से वहां पर आवागमन कर रहे हैं और कार्बन का लगातार उत्सर्जन हो रहा है और जो प्लास्टिक का कचरा है उसके बढ़ने की संभावना है। और जो प्राकृतिक धरोहर है हमारी, जो संवेदनशील हिमालय ग्लेशियरी क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है, उसमें निश्चित रूप से प्रभाव होगा। और हमें आवश्यकता है कि प्राकृतिक धरोहर को भी बचा के रखें और जो पर्यटक स्थल है वो मनोरंजन का साधन ना बने। इसलिए हमें इस पर्यटक क्षेत्र को इको सेंसिटिव और जो पारिस्थितिकीय पर्यटन के रूप में परिभाषित करने की और उस दिशा में ठोस नीति बना करके इस पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को इजाजत देने की आवश्यकता है। तो आपने वहां पर होम स्टे में आप लोग रुके होंगे, वहां लोगों की आजीविका का एक मेन स्रोत जो है होम स्टे है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए थे तब वो काफ़ी लोगों से वहाँ मिले थे, हमने भी वहाँ पर होम स्टे देखे थे। तो वहाँ के लोग किस तरह से
मतलब उनको किस तरह से फायदा पहुंच रहा है इस यात्रा का, उनकी आजीविका में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? होम स्टे से वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के जो युवा हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, उनको रोजगार के अवसर की अपार संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार को स्थानीय क्षेत्र के लोगों को और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि वो और बेहतर तरीके से जो स्थानीय क्षेत्र की चीजें हैं उनको पर्यटकों के सामने प्रस्तुत कर सकें और अपनी पहचान को और बुलंद कर सकें। तो वहां पर जैसा कि आपने प्लास्टिक का जिक्र किया और ये हर एक की चिंता का विषय है कि साहब इन क्षेत्रों को हम प्लास्टिक से कैसे बचाएं, तो वहां पर अभी क्या वहां पर अरेंजमेंट्स हैं? जगह जगह पर आर्मी है, आईटीबीपी है, उसके द्वारा प्रबंधन तो किया गया है और कूड़ेदानों की व्यवस्था है। लेकिन जो पर्यटक हैं सबको संवेदीकरण करना बहुत आवश्यक है और पर्यटकों के लिए यात्रा मार्ग पर जाने से पहले ही सख्त हिदायत देने की आवश्यकता है और उनको ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को जाने के लिए उनको पर्यावरण के लिए उनको उस तरीके का व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्लेशियर क्षेत्र होते हैं वो बहुत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ये क्षेत्र मनोरंजन के लिए ही नहीं, कभी कभी ये पर्यटक क्षेत्र व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम और वहां का जो वातावरण होता है वो बहुत संवेदनशील होता है। तो होना क्या चाहिए? मतलब आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो जियोग्राफी है, तो इतनी हाई टेरेन में जाने के बाद आपका जो आपके मन से जो बात आई, और उत्तराखंड से हैं आप, तो होना क्या चाहिए? मतलब किस तरह से कंट्रोल टूरिज्म को हम वहां पर बढ़ावा दे सकते हैं? इस पे कुछ आपके सुझाव हैं? मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार को ठोस नीति की आवश्यकता है और जो आवागमन के साधनों के लिए जो ग्रीन फ्यूल के लिए बढ़ावा देने वाले जो वाहन हैं उनका उपयोग उस क्षेत्र में किया जा सकता है। सोलर से चलने वाली गाड़ियां हैं, जो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, उससे कम से कम कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है और उस सीमित क्षेत्र में इस तरीके के वाहनों का प्रयोग कराया जा सकता है पर्यटकों को। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। और जाहिर है हमारे लिए टूरिज्म भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे साथ टूरिज्म के साथ साथ हमारे लिए इकोसिस्टम बनाए रखना, अपना इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जाहिर है सरकार जो भी पॉलिसी लेके आएगी या जिस तरह की नीति बनाएगी, इस बात का संतुलन ज़रूर रखा जाना चाहिए कि कहीं बेतहाशा टूरिज्म हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा ना बन जाए। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम एक संवेदनशील और साथ ही साथ मैं कहूँगा एक बैलेंस टूरिज्म को हम बढ़ावा दें, खासकर ऐसे सेंसिटिव, इको सेंसिटिव जोन में। बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का हमारी चर्चा को देखने के लिए।